Okay, dear friends, today we will start some important PYQs of mechanics of solid. You can see from 1.10 to 1.18. We will quickly solve. These are all questions are asked in GATE exam. So let's start. So first question, as you can see, U1 and U2 are strain energies stored in prismatic bar due to axial tensile forces P1 and P2 respectively. The strain energy used stored in the same bar due to combined action of P1 and P2 will be. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि दो बार्स है, ठीक है, एंड दो बार्स इस टाइप के हैं, ठीक है, एंड देर आर एक्शियल टेंसाइल फोर्सेस P1 एंड P2. सो सपोज दिस इज P1 टेंसाइल फोर्स P1, एक्शियल फोर्सेस मीन्स अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बार है. सो दिस इज P2. सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम वर्क डन ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्सेस. सो इस टेंसाइल फोर्सेस की वजह से कुछ तो वर्क डन होगा, ठीक है, और उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्रिएट होगी, राइट. सो सपोज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू P1 इज U1 एंड ड्यू टू P2 इज U2, ठीक है. तो हमको जनरल फॉर्मूला पता है. जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू P स्क्वायर L अपॉन 2AE, राइट. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, एंड दैट टू ड्यू टू एक्शियल लोड, ठीक है. स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग से भी हो सकती है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट से भी हो सकती है. स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन है, वो अलग है. बट ये याद रखना, ये फॉर्मूला जो है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन प्रिज्मेटिक बार. प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यू टू एक्शियल लोड, ठीक है. सो don't mix up these formulas. This formula is only valid for strain energy stored in a prismatic bar, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ड्यू टू एक्शियल लोड. तो एक्शियल लोड कुछ भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, बट इट इज़ इन दी अलोंग द एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे U1 क्या होगा? व्हाट विल बी U1 विल बी, कैन आई राइट P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE. वैसे U2 क्या होगा? P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE. ओके, तो अभी इन्होंने क्या पूछा है? द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी सेम बार ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ P1 P2. कंबाइंड एक्शन मतलब ये थर्ड केस पूछा है इन्होंने, कि जहाँ पे ये एक्शियल फोर्स जो है वो कंबाइंड है, मतलब P1 प्लस P2 एक साथ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे P1 प्लस P2, ठीक है. सो इंडिविजुअली वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी एंड अल्टीमेटली वी हैव टू कंपेयर विद द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड लोड, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ का स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? इसको हम U लिख रहा हूँ, तो U यहाँ पे कंबाइंड है, मतलब P1 प्लस P2 होल स्क्वायर L अपॉन 2AE, ठीक है, ये कंबाइंड होगा. तो अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, U1 प्लस U2, सो U1 प्लस U2 क्या होगा? P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE, दिस, एंड कंबाइंड P1 P2, सो इट विल बी P1 प्लस P1 स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? P1 प्लस P2 होल स्क्वायर है, सो P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 प्लस P2 स्क्वायर, और L अपॉन 2AE, दैट इज देयर. ओके, सो नाउ इफ आई एक्सपांड दिस, बेसिकली इट विल बी P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE प्लस 2P1 P2 L अपॉन 2AE प्लस P2 square L upon 2AE. If I compare this equation 1 with equation 2, you can see that in both the equations 1 and 2, this term is extra. ये extra है, ठीक है. अब ये extra मतलब कितना extra है?
2 कट हो जाएगा तो P1 P2 L अपॉन AE, दिस इज एक्स्ट्रा. सो दैट मीन्स वी कैन इजीली कंक्लूड क्या होगा कि U इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2. Is it okay? So what will be the answer? The answer will be D. Okay, let's see the next question. A mild steel specimen is under uniaxial tensile stress. Young's modulus and yield stress for mild steel are 2 into 10 raised to 5 MPa and 250 MPa respectively. So basically they have given us the Young's modulus E value and yield stress, and both are in MPa. ठीक है, I told you MPa is megapascal, and what is Pascal? 1 Pascal is 1 Newton per meter square. Now we don't have to worry because everything is in MPa. Okay, so let's solve. The maximum amount of strain energy per unit volume that can be stored in this specimen without permanent set. So without permanent set means without permanent deformation. ठीक है, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो हमको कैसे करना है? ठीक है, I will take a fresh page and I will show you. See, we all know what is the formula of elastic strain energy. ठीक है, सिंपल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो हमको पता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ AL. ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है. ठीक है, हाफ स्ट्रेस को सिग्मा लिखते थे, सिग्मा एप्सिलॉन AL. AL इज योर वॉल्यूम. सो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला है, बट अभी पूछा क्या है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय वॉल्यूम, राइट? सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is equal to, now I have to just divide it by volume. So half sigma epsilon, because divide by AL or divide by volume. ठीक है, now we know that E, Young's modulus, is equal to stress upon strain, right? So what will be the value of epsilon? Epsilon will be sigma upon E. Just substitute this value in this equation. So it will be half sigma into sigma by E. So basically it will be half sigma square by E, means can I write sigma square by 2E directly? Will it be okay? Sigma square by 2E. Okay, so strain energy per unit volume. So I have, see, I am at the same time I am explaining you and I am deriving also. So many times in exam you can just directly put this formula. Okay, you need not to derive all these things, but for the explanation sake I am just explaining you. Now just you have to put the values directly. You can put the values. See, sigma square, that is stress they have given. How much they have given? They have given 250 MPa, right? So 250 square divided by 2 into E. Now E value is 2 into 10 raised to 5. Okay, so 2 multiplied by 2 into 10 raised to 5. Okay, don't forget this 2. This is 2E, means 2 into 10 raised to 5. Okay, so your answer, just 250 square divided by 4 divided by 10 raised to 5, 0.156. Okay, 0.156. Now what will be the unit? See, if you convert it, basically MPa, M is 10 raised to 6. Okay, so it is equivalent to Newton per mm square. So its unit will be Newton mm
per mm cube because strain energy per unit volume. Okay, many times they are writing directly Newton per mm square. Okay, but this Newton mm per mm cube is actually correct. Why it is correct? Because it is strain energy per unit volume. So strain volume is this mm cube. mm cube, this is basically volume. ठीक है, एंड न्यूटन mm ये जो है ये स्ट्रेन एनर्जी है. स्ट्रेन एनर्जी एक टाइप का वर्क है. ठीक है, वर्क डन. और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज इन mm. ओके, सो यूनिट हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट क्या है? न्यूटन mm पर mm क्यूब. सो दैट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, सो आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर डी मिलेगा. राइट? इज इट ओके? ओके, नाउ 12th 1.12. see a vertical rod PQ of length, vertical rod PQ of length L is fixed at its top end. ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ ड्रॉ कर दो कि भाई ये ऐसा है. ठीक है, PQ, a vertical rod PQ of length L. तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? L है. इज फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड P एंड हैज़ ए फ्लेंज फिक्स टू इट्स बॉटम एंड Q. अब यहाँ पे एक फ्लेंज है. ठीक है, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर फ्लेंज. ए वेट W इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट H. H इज लेस देन L. H इज लेस देन L मतलब कहीं यहाँ से, सपोज दिस, यहाँ से कोई वेट यहाँ से छोड़ा गया है, ऊपर से W ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, वेट इज ड्रॉप्ड. सो इट इज़ ए क्लियर केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग. ठीक है, सडन एक होता है ग्रेजुअल लोडिंग, एक होता है सडन लोडिंग, और दिस इज केस ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, ऑन दी फ्लेंज द एक्शियल स्ट्रेस इन द रॉड कैन बी रिड्यूस बाय. अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इम्पैक्ट लोडिंग है या सडन लोडिंग है या ग्रेजुअल लोडिंग है, मैं कौन सा केस अप्लाई करूँगा. ठीक है, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है कि एक्शियल स्ट्रेस इन द रॉड कैन बी रिड्यूस्ड बाय. एक्शियल स्ट्रेस मतलब सिग्मा. ठीक है, तो सिग्मा का रिलेशन पूछा है. सिग्मा का आपको रिलेशन पूछा है कि क्या करने से एक्शियल स्ट्रेस इन द रॉड कैन बी रिड्यूस बाय. इसको रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली देखो हम यहाँ पे ऊपर ही मैंने फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, यू कैन सी आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला. बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी जो हमारा फॉर्मूला है मेन, स्ट्रेन एनर्जी. सो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. सो इसको शॉर्ट में कैन आई राइट U, स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू half sigma epsilon E L. Now just epsilon is sigma by E, means sigma square by 2E into AL. Now what they have asked, relation of this sigma with A with L and E. अब ये फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है. जस्ट आपको रिलेशन देखना है कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, सो यू कैन सी दैट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. ठीक है, सो सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A. राइट? सो what will be the answer? The axial stress in the rod can be reduced by increasing the length of rod. So if I want to reduce this sigma, obviously I should increase L. ठीक है, इन दोनों का है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? सिग्मा स्क्वायर इंटू AL. मतलब ये जो A है क्रॉस सेक्शन एरिया और जो लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं. डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये रॉन्ग है बिकॉज सिग्मा अगर हमको डिक्रीज करना है तो एल विल ऑब्वियसली इंक्रीज. ठीक है, थर्ड इज डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो एरिया को भी डिक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड फोर्थ इज इंक्रीजिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट शुड बी डिक्रीजिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि ई को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, ई और सिग्मा, सिग्मा और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको सिग्मा को रिड्यूस करना है तो ई को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में दिया है इंक्रीजिंग, सो ये भी गलत है। सो आंसर क्या होगा, 1.12 का आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल इज। So now here see you have to first remember something, you have to memorize actually, but before memorizing, ठीक है, आपको ये भी समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आई कैन डायरेक्टली गिव यू द आंसर ऑल्सो, इट इज़ वेरी इजी दैट अगर सी इफ इट इज़ आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक and anisotropic, you have to remember this values. So number of independent elastic constants, number of independent elastic constants for isotropic it is 2, orthotropic it is 9, and for anisotropic it is 21. Okay, so you can memorize it. Of course it is very easy to memorize, but still you should understand that basically what they are asking. Okay, so here you can see that you should know the meaning of these terms. Okay, so what is isotropic? Basically isotropic क्या होता है? Isotropic means, I am just writing here, isotropic means uniform elastic properties in all directions, ठीक है। जनरली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग पहला ही एजम्पशन ये ले लेते हैं कि द मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनस, ठीक है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म है, बट बेसिकली हम लोग यही एजम्पशन पे काम करते हैं कि द मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मीन्स इट हैज़ यूनिफॉर्म इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस। कोई भी मटेरियल है तो उसका एक्स, वाई, जेड ऑल डायरेक्शन में उसकी यूनिफॉर्म इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक में क्या होगा, इट विल बी यूनिफॉर्म इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एंड एनिसोट्रोपिक में दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलास्टिक प्रॉपर्टीज। नॉन यूनिफॉर्म इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले तो ये हमको देखना है कि ये जो नाम है आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, ये क्या है। दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट नाम ही सजेस्ट करता है कि इलास्टिक कांस्टेंट आर द दोज कांस्टेंट्स विच आर constant up to elastic limit, those constants up to elastic limit, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ को के ऊपर स्ट्रेस एक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रेस एक्चुअली फोर्स एक्ट करता है और स्ट्रेस वो बॉडी के अंदर इंड्यूस होता है, ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस बॉडी में आपका स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो एक इलास्टिक लिमिट तक जो भी कांस्टेंट्स है, ठीक है, दे आर बेसिकली इलास्टिक कांस्टेंट्स। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे जब भी लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, म्यू जैसे पॉइजन्स रेशियो है,
यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, shear मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है. सो दीज आर सम ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट्स which we will be dealing in strength of material. So elastic, let me write here the definition. Elastic constants are those factor who determine the deformation produced by a given stress system. Acting on a material. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इलास्टिक कांस्टेंट्स आर दोज फैक्टर्स, ठीक है, कि इलास्टिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर हु डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय गिवन स्ट्रेस सिस्टम एक्टिंग ऑन ए मटेरियल. तो कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा मटेरियल में, और स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो डिफॉर्मेशन होगा. और ये जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये कौन डिसाइड करता है? तो कोई फैक्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स. ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे आइसोट्रोपिक में 2 लिखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने? 2 है, ठीक है, बट यहाँ पे तो मैंने आपको कितने लिखवा दिए? 4 हैं, ठीक है. तो ऐसा क्यों है? कैन एनीवन यू हैव टू थिंक ऑल्सो, ठीक है. सी, अगर मैं ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास बेसिकली 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स है, बट ये 4 में से अगर हमको 2 भी पता हो गया ना, कोई भी 2, तो हम आसानी से दूसरे 2 फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट क्विकली आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस इलास्टिक कांस्टेंट. सो ई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हमको पता है, ये बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है. बट यहाँ पे अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका नोटेशन कोई बुक में C है, किसी में G भी है और किसी में N भी है. ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जनरली G ही लेते हैं, तो वो होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन. देन बल्क मॉड्यूलस दैट इज K. ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. एंड फोर्थ इज योर पॉइजन्स रेशियो. ओके, इट इज़ पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, सो इसको कोई बुक में म्यू भी दिया है और 1/m भी लिखते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी म्यू लिखते हैं, कोई बुक में 1/m लिखते हैं, बट बेसिकली इट इज़ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, फिर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ इनफ टू डिटरमाइन experimentally, means by experiments, only two elastic constants, only 2 elastic constants in order to obtain the other 2. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ये 4 जो है म्यू,
ई, जी, के, तो कोई भी दो अगर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी दो हमारे पास इक्वेशंस है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द अदर टू, राइट। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। अब पॉइजन्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सो पॉइजन्स रेशियो की रेंज, ठीक है, मैनी टाइम्स दे आर आस्किंग द रेंज इट इज़ 0 to 0.5, okay, you can remember this range, that too it is in under uniaxial लोडिंग, ठीक है। सो यूनिएक्शियल लोडिंग म्यू की वैल्यू जो रहेगी ये 0 to 0.5 है, ठीक है। सो जस्ट आई एम राइटिंग 0 लेस देन और इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू 0.5, ओके। सो म्यू इज इक्वल टू 0, ये परफेक्टली रिजिड कंडीशन होती है, ठीक है। सो ये कब होती है इन केस ऑफ कॉर्क, CO, ठीक है। और इसका ही एकदम टोटली अपोजिट होता है, सबसे हाईएस्ट 0.5 ये रबर में देखी जाती है, फॉर रबर, ठीक है। रबर बोलो या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो ये रेंज है इसकी, ठीक है। इसकी जनरली अगर इलास्टिक मेटल्स की बात करते हैं तो इट इज़ 0.25 to 0.42 फॉर मेटल्स, एंड मोस्टली वी विल बी डीलिंग विथ माइल्ड स्टील, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू 0.286 फॉर माइल्ड स्टील, ओके। सो ये जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं है बट स्टिल थोड़ी सी थियरी आपको पता होनी चाहिए। जस्ट राइट डाउन म्यू इज ग्रेटर फॉर डक्टाइल मटेरियल, देन फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। तो ये इट वॉज रिगार्डिंग द पॉइजन्स रेशियो, एंड एज आई टोल्ड यू वी आर हैविंग 4 elastic constants, but in fact even 2 elastic constants are known to us, then we can find out the other 2, ठीक है। So we are having, of course we are having equations, I have explained it in my previous videos also, but still I am again writing down that formulas. E is equal to 3k 1 minus 2 mu, okay. So this is one formula, E is equal to 3k 1 minus 2 mu, same way E is equal to 2g 1 plus mu, okay. So G you know it is shear modulus, E is Young's modulus, ठीक है। E is equal to 9 kg divided by 3k plus g, another is mu is equal to 3k minus 2g upon 6k plus 2g, and last formula is mu is equal to 3k minus e divided by 6k. Is it okay? So these are the 1 2 3 4 5, yes, these are the 5 formulas, and you know the notations also, just memorize it. The remaining questions I will continue in another video.